अस्सलाम अ वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कहेंगे और दिन का अच्छा आगाज़ करेंगे, क्योंकि वैसे ही वीकेंड के ऊपर बहुत सारी खबरें थी, जो बहुत सारे मामलात थे। कहीं पर जो है हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक धमाका, बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ ये अचानक। जो शहादतें हुई हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त तादाद बताई जा रही है, 40 के करीब तादाद हो चुकी है। और ज़ख्मी भी काफ़ी। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है जो ज़ख्मी हैं वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए कई लोग हलाक हो शहादत जो है वो उनको जो है वो मौसूल हो रही है। ये खबर थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि बसंत था और बसंत को फिर कहीं ना कहीं मनसूख करने की खबरें आई, फिर कहीं ना कहीं वो टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जाता रहा। बहुत सारी चीज़ें थी। असल में टीवी चैनल्स पर इतनी कवरेज नहीं हुई इसकी जितनी सोशल मीडिया पर रही। क्योंकि टीवी चैनल्स पर वैसे ही कुछ कम हो गई थी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने जब से ऐलान किया था कि भाई हम बसंत को फिर पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ऐसे ही हालात में जब ये इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, फिर कराची में एक के बाद दूसरी जगह पर आग लगने के वाकयात कितने हुए हैं? बिल्कुल, आग लगने के वाकयात मैंने हमेशा कहा है ना कि देखिए होता ये कि सर्दियों के अंदर आग लगने के वाकयात होते हैं, क्योंकि हवाएं चल रही होती हैं, प्रिकॉशंस आपने करनी होती है, वक्त पर जो है वो चीज़ों को चेक एंड बैलेंस होता है, मॉनिटरिंग होती है, ये तमाम चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है। और एक सानहे से हम गुजर चुके हैं, सानहा गुल प्लाजा, उसके अंदर इतनी जानों का जो है वो नजराना पेश कर दिया लोगों ने। उनकी कोई गलती भी नहीं थी और हुकूमत की जिस तरह से नाअहली थी या फिर वहाँ की इंतज़ामिया की, लेकिन जाने हमारे अपनों की जो है वो जानें ज़ाया हुई। ये भी एक वाक़या था और फिर उसके बाद कई और जो है वो आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। बहरहाल ये वीकेंड कुछ मेरा तो खैर अच्छा नहीं गुजरा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में जो है वो ख्याल उन लोगों का था जिनके बारे में खबरें आ रही थी कि इमाम बारगाह और मस्जिद जामे मस्जिद जो थी वहाँ पर जो शहादतें मौसूल हुई हैं। और फिर एक लड़का जिसके बारे में खबर आ रही है मुझे अभी ऑडियो इंजीनियर ने बताया कि उसने इस खुदकश जो बमबार था इसको पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की और बाहर तक ले जाने में वो कामयाब हुआ। और अगर ये कामयाब ना होता, मैं यही सोच रही हूँ, अगर वो मस्जिद के अंदर होता, इमाम बारगाह में होता, तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती, कितनी कैजुअलिटीज हो सकती थी। तो ये तो कितनी गेट तक ले गया उस लड़के की, उसको सलाम पेश करना फिर चाहिए। ये भी बताया गया अफशीन के वहाँ पर जो है, बल्कि उस लड़के की शादी भी थी अभी ऑन की। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे और ये ऑब्वियसली शहीदों में इसका नाम है, तो शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो जहन्नुम वासिल, जहन्नम से आ गई है, कॉल आ गई है, एंडोस कर दिया है कि जहन्नुम पहुंच चुका है वो जो खुदकुश बमबार था। इस किसी खाम ख्याली में ना रहें, किसी ऐसे ख्याल में ना रहें कि आप जो है वो बड़े नेक मिशन पे गए थे, क्योंकि उसने अपनी माँ को कॉल की थी और माँ को अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, और आइडेंटिफाई भी हो गया है, उसके शनाख्ती कार्ड से उसका नाम पता सब कुछ पता चल चुका है, वो कहाँ से उसके ताने बाने मिलते थे। और ये इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट ऐसे वक्त में हुआ जब कराची में एक इकनॉमिक एक्टिविटी इतने बड़े लेवल पर, इतने इंटरनेशनल एरिना सारा मौजूद था, उस वक्त ये वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब लाहौर में भी खुशियाँ मनाई जा रही थी, क्योंकि 25 साल बाद इतना बड़ा कोई फेस्टिवल था जिसमें सब लोग बहुत दिल खोल कर खुश हो रहे थे। मतलब जो आसमान पे वो पतंगे थी ना, वो पतंगे नहीं, वो खुशियाँ थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। आप इस बात को काफी अरसे बाद ये खुशियाँ आई और ऐसे ही मौके पर दुश्मन ने ताक लगाकर अफशीन आप इस बात को समझें, जो पैटर्न्स है ना उस पैटर्न्स को समझें, चाहे BLA हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो आपके बैड तालिबान हो। एक पैटर्न होता है कि जब भी मुल्क के अंदर कोई बड़ी चीज़ होने जा रही होती है तो ये उसको प्लान करते हैं ताकि वहाँ पर सारा दिमाग लग जाए और फिर सिक्योरिटी लूप होल्स का चर्चा होने लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि ये जो इस वक्त धमाका हुआ, इसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो शख्स था जिसने बम बांधा हुआ था अपने ऊपर, इसके पास से शनाख्ती कार्ड निकला। तो ये शनाख्ती कार्ड लेकर क्यों फिर रहा था? बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, मैं एक चीज़, ये भी कितनी बड़ी बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट मैं आपको एक बात समझा दूं। देखें, आम चोर और डकैतों से ज़्यादा ना ये लोग सिक्योर होते हैं। क्यों? इन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं होता, ये ज़िंदगी को ज़ाया करने ही जा रहे होते हैं। इनको ये पता होता है कि हमने आगे जीना ही नहीं है, हमने तो यहाँ पर ख़त्म हो जाना है, जहन्नुम चले जाना है। या इनकी इस तरह की प्रोग्रामिंग कर दी होती है। तो चोर और डकैत हमेशा वो अपनी शनाख्त को छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें जो चीज़ लूटनी होती है वो उससे मज़ा लेना चाहते हैं, वो उसके साथ अय्याशियाँ करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाना चाहते हैं इल्लीगल तरीके से।
लेकिन ये जितने भी खारिजी होते हैं, अच्छा। इनको पता होता है कि अब हमारी ज़िंदगी का खात्मा है, तो ये बड़े आसानी से नकलो हरकत करते हैं, बसों में सफ़र करते तो हैं, आपके ख्याल गाड़ियों में ये जो सफ़र करते शनाख्ती हैं। कार्ड उसकी जेब से बरामद हुआ, उसको उसमें रखने की क्या वजह हो सकती है? देखें, ये तमाम चीज़ें इसलिए रखते हैं, शनाख्ती कार्ड भी होता है, अक्सर पासपोर्ट भी होता है, अक्सर मोबाइल फ़ोन भी होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर घर वालों के नंबर भी होते हैं। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि जब कहीं सिक्योरिटी चेक पॉइंट आता है तो उनसे मांगा जाता है भाई शनाख्ती कार्ड दें, तो ये आसानी दिखाते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये पैनिक नहीं होते। साइकोलॉजी ये कहती है कि चोर और डकैत पैनिक हो रहे होते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई स्नैप चेकिंग होगी तो हम घबरा जाएंगे। ये घबराते नहीं है क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर यहीं पर मामला खत्म हो गया इस चेक पोस्ट के ऊपर, यहाँ भी मैंने अपने आप को दवाई खा लेनी है, गोली मार लेनी है, या मंजिल मकसूद पर जहाँ जाना है जहाँ से अगला रास्ता जहन्नुम का है मेरे लिए, तो ये वहाँ पर भी जाके काम पूरा करते हैं। ये वजह होती है कि बहुत कयास आराइयाँ हो रही थी कि इसके पास से शनाख्ती कार्ड कैसे निकल आया। वो शनाख्ती कार्ड जाली भी हो सकता है, वो असली भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें। अगर उसकी वालदा से रब्ता हो गया इसका मतलब असली होगा। यस, और वालदा से रब्ता हो चुका है, वालदा को आखिरी फ़ोन किया था और इजाज़त ली थी। ये कैसी इजाज़त है, ये कैसी माएँ हैं। और मुझे याद आता है वो वक्त के यजीद की भी माँ थी और उसने भी इजाज़त ली होगी। मैं क्या बोलूँ, इस वक्त अल्फाज नहीं है क्योंकि ये जो मामला था ना, हमारे अपने हमारे प्यारे, तरबियत की कोई कमी होती है नहीं, ये ब्रेन वॉश हो जाते हैं बेसिकली। इनको हमारी जो एजेंसीज है ना वो न्यूट्रल करने की कोशिश करती हैं। न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा अमल है। आपको याद होगा एनडी से, कराची यूनिवर्सिटी से जो बच्चे डिटेन किए गए थे, उनके पास बाकायदा तौर पे सीडीज़ मौजूद थी जिससे इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर इनको न्यूट्रल किया गया था। अभी आईजी सिंध ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, एक बच्ची जो तालिबा थी उसको जो है वो डिटेन किया गया था और फिर उसको ब्रेन वॉश की तरफ, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, उसका न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले ही ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि मुझे टेररिज्म की तरफ जाना है, मुझे टेररिस्ट बनना है, मुझे ये काम करना है। उनको एक अलग किस्म की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो इस तरह ही यही केसेस होते हैं कि ये अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम बहुत नेक काम करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और तरह से उनको समझाया जाता है कि ये काम में तुम्हारे लिए नेकी सिला है। जी, बहरहाल प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। अच्छी बात से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छी बात हमेशा हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का, और आज मंडे है, कोई ना कोई अच्छी बात होनी चाहिए। जी डॉक्टर अफशीन, क्या बता रही हैं? आज की अच्छी बात यह है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी छुपी होती है, एक सलाहियत होती है जो कि अनमोल ख़जाने की मानंद होती है, जो आपका वक्त मांगती है, आपकी रहनुमाई, मेहनत के साथ साथ अपनी उसमें रोशनी दिखाती है। यानी कि ये जो सलाहियत होती है ना सिर्फ हमें मुनफरिद बनाती है, बल्कि हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाने वाले रास्ते भी दिखाती है। तो बाज़ औक़ात जो है ना ये छुपा हुआ टैलेंट होता है और ये छुपा ही रहता है, क्योंकि हम इसे पहचानने या सही समत इसकी गाइडेंस हम नहीं ले पाते हैं। और यही वो लम्हे होते हैं जब हमें रहनुमाई और खुदशनासी का किरदार सामने आता है। वेरी गुड। और टैलेंट की पहचान और उसे बढ़ाना हर फर्द के लिए ज़िंदगी की कामयाबी और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, उसकी कुंजी है। जब हम अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानते हैं, उन्हें संवारते हैं और इस्तेमाल करते हैं और मुसलसल मेहनत के जरिए निखारते हैं। पॉलिश जिसे कहते हैं ना, कि पॉलिश हो गया। आप देखते होंगे, आप रिलेट करें कि हम किसी को देखते हैं और कहते हैं कि यार अब इसका टैलेंट ना, इसकी अदाकारी, इसकी फनकारी, इसका मज़ाक, ये सब पॉलिश होता जा रहा है। अब हम अक्सर अपने बारे में कहते हैं यार हमारी होस्टिंग अब कुछ लग रहा है कि पॉलिश होती जा रही है, किसी भी टॉपिक के ऊपर नपे तुले लफ्ज़ों के साथ बात कर सकते हैं। तो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर रोशन जो है वो मौके पैदा होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी ये एक मस्बत जो है वो मिसाल बन जाती है। और ये अमल हमें सिखाता है कि किसी भी उम्र या हालात में हम अपनी काबिलियतों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ज़ाती, तालीमी या पेशा वराना ज़िंदगी में बेहतरीन नताइज भी हासिल कर सकते हैं। तो आप याद रखें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ ख़ास टैलेंट मौजूद होता है और जब ये टैलेंट सही समत में इस्तेमाल होता है तो ये आपकी ज़िंदगी का मयार बदल सकता है और आपके ख्वाबों को हकीकत में भी तब्दील कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए अपनी सलाहियतों को पहचानें, उन्हें फ़रोग़ दें, अपनी कमज़ोरियों को समझें, उन पर काबू पाएँ। अक्सर लोगों के पास एक कमज़ोरी होती है, वह गुस्सा। गुस्से पर काबू नहीं पाते और ज़िंदगी बर्बाद करते चले जाते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर बेहतरीन नताइज अगर हासिल कर रहे हैं ना, तो अपनी कमज़ोरियों पर ना काबू पाना सीखें और अपनी काबिलियत को और पॉलिश करके उससे कमाना सीखें। शोहरत हो, इज्जत हो, दौलत हो, सेहत हो, तमाम चीज़ों को आप कमा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। प्रोड्यूसर साहब की कॉल आ चुकी है कि मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर पेट्रोल डल चुका है। पहली खबर कौन सी हम बताने जा रहे हैं इस वक्त? आज की टॉप स्टोरी ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के जो बाइकआउट पर होने वाले मुज़ाकरात थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद से अगले 24 घंटों में
बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ तो भारत कितनी दफ़ा पाकिस्तान के मैच कैंसिल करता है, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने मैच कैंसिल किया तो हर जगह मतलब ना खलबली मच गई कि किसी तरह से ये ना हो। तो लाहौर में आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए, जिनमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शरीक थे और मुज़ाकरात कुछ 5 घंटे तक जारी रहे, जिनमें मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ होने वाली जो ज़्यादती है उसके अजाले पर जोर दिया ताकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मुतालबात पर मुस्बत रद्द अमल देते हुए उसके अजाले का फार्मूला भी तैयार किया है। बिल्कुल, इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी के लिए वापस रवाना हो चुके हैं, जबकि अमीनुल इस्लाम अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वतन वापस जा चुके हैं, जबकि ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद आज दोपहर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दोबारा रब्ता जो है वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, होता यह है कि ये इंडिया इतना तिलमिलाया हुआ क्यों है, सवाल ये पैदा होता है ना। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा, चाहे वो कमर्शियल दुनिया हो, चाहे वो प्रोफेशनल दुनिया हो, चाहे वो पर्सनल दुनिया हो, पाक इंडिया ये जो मैचेस होते हैं ना इनके, चाहे किसी भी फोरम पर हो, क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, जेवलिन जो है वो थ्रो में हो, ये तमाम चीज़ें सबसे बड़ा टाकरा दुनिया का माना जाता है पाकिस्तान और इंडिया। अब पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच ही नहीं होगा तो जिसका जहाँ पैसा लगा होगा वो सब डूबने की तैयारियों में है, तो इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश का साथ देते हुए एक फार्मूला तैयार करवाया। अब देखना ये कि वो फार्मूला है क्या, बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब ये कि पाकिस्तान अपनी टर्म्स पे एग्री करवाएगा और यानी कि जो फार्मूला उसने बनाया होगा वो यकीनन उसमें बांग्लादेश के लिए भी आसानी होगी, पाकिस्तान के लिए भी। मतलब पाकिस्तानी ये स्टेप बांग्लादेश के लिए लिया है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत को उसने ना किया, तो जिसकी वजह से सब कुछ आवे का आवा बिगड़। बहरहाल ज़रा श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका के बाद अमराती क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है। अमराती क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता भी किया है, भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है भाई। अच्छा, जब भारत इस तरह से कुछ वेन्यू में चेंजेस करता है तब तो कोई नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं होती इतनी ज़्यादा पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के आगे हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बहरहाल अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश की है। इससे कबल श्रीलंका ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की अपील की थी और श्रीलंका क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को खत भी लिखा कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल इस हाई प्रोफाइल टाकरे की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारा जो चक्कर है वो ये माली नुकसान का बढ़ गया है। देखें, खुद ब खुद आपने खबर के अंदर बता दिया, आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी होती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा लाहौर का जिक्र कर लेते हैं। लाहौर के अंदर पतंगबाजी, मौसीकी, खाबो, मौज मस्ती के साथ साथ ये जो एक बसंत फेस्टिवल था, इसको बताया गया कि कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज़ा। भाई मैं तो मान गई हूँ कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो जमिया ही नहीं। अभी तो वाकई ये जो 3 दिन बसंत फेस्टिवल थे, मेरे ख्याल में कौन है जो नहीं गया होगा लाहौर। मतलब मैंने अभी फैसलाबाद का ट्रेन स्टेशन देखा, वो कितना खचाखच भरा हुआ था। मतलब हर कोई बस लाहौर जाने की उसमें लगा हुआ था कि इसी तरह वहाँ पर पहुँच जाएँ और किसी तरह बसंत फेस्टिवल एंजॉय कर लें। क्योंकि ये बसंत फेस्टिवल मैंने कुछ ऐसी रील्स भी देखी कि बूढ़ी बूढ़ी आंटियाँ भी ना, उनको भी जोश आ गया था, वो भी पतंग के पेचे लगा रही है। मैंने कहा वाह भाई यार, मतलब इस बसंत ने जो है ना सबको बहुत एंटरटेन किया इन 3 दिनों में। बहरहाल बसंत पर खैर बात करना तो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन बात यह है कि वीकेंड हमारा दूसरी तरफ जो एक धमाका हुआ, शहादतें हुई, लेकिन इससे एक पैगाम मिलता है ना। बसंत को आप आगे बढ़ा सकते थे, बसंत को आप सहरोज़ा के बाद या 10वें के बाद या 40वें के बाद ले जा सकते थे, बहरहाल नहीं लेकर गए। नहीं खैर, ये बसंत फेस्टिवल के लिए कोई इशू नहीं है। अभी मैंने ये सुना है कि मरियम नवाज ने अभी ये आगे ऐलान करने जा रही हैं कि दीगर शहरों में भी बसंत फेस्टिवल मनाया जाएगा, तो हो सकता है कि ये इतने ही दिन तक के लिए था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे बताऊँ, अब हम ज़रा बैड गवर्नेंस की और गुड गवर्नेंस की तरफ बात कर सकते हैं, अगर मुझे बसंत पे बात करने का मौका मिल ही रहा है। मरियम नवाज़ ने जो पहले से प्लानिंग की 6 महीने की, वो 3 दिन के अंदर नज़र आई। ये प्लानिंग दूसरे सूबों में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जिसके ऊपर मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। मैंने कोई बसंत की वीडियो नहीं लगाई, बसंत पे कोई बात नहीं की, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इस पैराए में बात करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बात करूँगा कि गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस
अगर ये चीज़ लाहौर के अंदर भी हो सकती है, पंजाब के अंदर हो सकती है, दूसरे शहरों में हो सकती है, सो वाई नॉट इन बलूचिस्तान, वाई नॉट इन सिंध, गिलगित बल्तिस्तान या फिर आपके KP के, ये वहाँ पर भी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये इस्लामाबाद में इस तरह का इवेंट हुआ और हर किसी ने देखा, हर कोई हिल गया, ज़ाहिर है अपनी जगह, हर कोई तकलीफ़ में था, हर किसी ने कोशिश भी की कि इसमें जो है इजहार यकजहती किया जाए। अच्छा, रोशनियों के शहर हम समझते थे कि रोशनियों का शहर कराची है, लेकिन ये तो लाहौर ने अपना कराची से इन्फ्लुएंसर गए रोशनियां देखने लाहौर। ये बड़ी अजीब और गरीब बात थी। अच्छा, लाहौर में मैंने देखा जो लिबर्टी मार्केट है ना, वहाँ पर लिबर्टी चौक जो है वो हमेशा जो है ना उसको बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो बसंत पे वहाँ पर जो रौनकें थी वो बहुत उरूज पर थी और मेरे ख्याल में अंदरूनी लाहौर में ज़्यादातर ये फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और काफ़ी लोग, मतलब वहाँ पर जो छतें हम देख के डर रहे होते थे कि छोटी छोटी छतें एक फ़ौरन कोई टाप के दूसरी छत पे चला जा सकता है और बहुत पुरखतर होती हैं, जिसमें मैंने सुना है कि एक सहाफ़ी भी जी वो अच्छा, भी छत से गिरकर एक चीज़ और अफशीन, एक सहाफ़ी हैं जी, स्पोर्ट्स सहाफ़ी हैं एक निजी TV के, वो चौथे मंजिल से छत से जो है वो गिर गए थे और इस वक्त और वो अपनी जिंदगी की बाजी, वो पतंग नहीं लड़ा रहे थे, वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करते हुए गिरे और हम सब जो है ना बहुत ज़्यादा इस तकलीफ़ में हैं कि हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं वो इस वाक़े में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये भी खबर सामने आई कि वो ऑब्वियसली उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उन्हें आगे छत नज़र नहीं आई। वो बात करते करते जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, आगे कुछ भी नहीं था, चौथे फ्लोर से गिरकर वो जख्मों की ताब ना ला सके और ज़िंदगी की जो बाजी है वो हार गए। बहरहाल पंजाब की ज़रा सीनियर वज़ीर की बात कर लेते हैं, मरियम औरंगज़ेब के हवाले से। उन्होंने कहा सकाफ़त और कल्चर पर ताले नहीं लगाए जाते, उन्हें मैनेज किया जाता है। बसंत में लाहौर और पाकिस्तान की फतह हुई है। बिल्कुल, उनका यहाँ पर कहना सही है कि अंदरून लाहौर जो हवेली आसिफ जा है उसके बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने बसंत के हवाले से मुश्किल फ़ैसले पर अमल करवाया और बसंत पर 14 लाख मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड्स लगवाए, जो कि आम दिनों में मुमकिन नहीं था, और 512 बसेस के ज़रिए शहरी मुफ्त सफ़र की सर्विस फराहम की। वो तो जाहिर है वहाँ पर देखें ना, फिर आवाम भी साथ देती है। 3 दिन के अंदर 20 लाख लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया है, 20 लाख लोगों ने, और लाहौर के अंदर 10 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई हैं। मतलब ये समझे आप पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर गए। इतनी वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हुई है, तो मतलब जब आप आवाम के लिए कुछ करेंगे ना तो आवाम भी भरपूर साथ देगी, क्यों नहीं देगी, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि कामयाब बसंत पर जो है वो हर किसी ने खुशी मनाई है। बसंत में लाहौर और पाकिस्तान की फतह हुई है। अगले साल इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से बसंत देखी जाएगी। बिल्कुल, और हम मतलब देख सकते हैं, मेरे ख्याल में जब अभी मतलब दुनिया को पता चल गया होगा कि वहाँ पर क्या ज़बरदस्त फेस्टिवल हुआ है, तो अब तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली हर जगह से लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी आकर मेरे ख्याल में लाहौर में फिर जाने की गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल, साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि नौजवानों के जहनों में 4.5 साल नफरत डाली गई। 8 फरवरी को जला दो गिरा दो की कॉल थी, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। अच्छा वाकई 8 फरवरी को ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही 8 फरवरी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अवाम निकली ही नहीं बाहर, वो अवाम पता नहीं कहाँ चली गई, पतंग उड़ा रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आज खबर देख रहा था, जब आप हेडलाइंस की तरफ थी, बहुत सारे शेख खड़े हुए, अरबी खड़े हुए और ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पर थे। तो ये भी अब आपको बता दें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी हुकूमत की दावत पर वर्ल्ड डिफेंस शो के अंदर शिरकत के लिए रियाद पहुँच चुके हैं। रियाद आमद पर सऊदी हुक्काम और सऊदी अरब ने, पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने उनका इस्तकबाल किया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात हुई और ख्वाजा आसिफ ने वर्ल्ड डिफेंस शो के शानदार इनेकाद पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद भी दी और आलमी सतह पर जो दिफाई इवेंट को खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संगीन करार दिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपने जो है वो मुनफरिद मुकाम पहचाना जाता है और ये बना चुका है मुकाम। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों और दीगर दिफाई टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। ये जरा की पॉइंट है। उन्होंने बावर करवाया है वहाँ पर जाके सऊदी हुकूमत को भी कि देखें पाकिस्तान अपना कितना अच्छा मुकाम बना चुका है, क्योंकि वाकई जो पाकिस्तान को इस वक्त इज्जत मिली है वो इसी वजह से है और पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। तो
मतलब आने वाली आप ये देख इन्वेस्टमेंट्स आ रही रहे हैं हैं हर कि जगह। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी खुल गई हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान हर फोरम पे जाकर अपनी इस बात को बाबर करवा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान के अंदर रोमानिया के सफ़ीर गुजरावाला में पेट्रोल पंप पर अपने मुल्क का झंडा देखकर हैरान रह गए। अब ये हैरानी की वजह क्या है? हाँ। ये ट्वीट किया है, जरा बताएं इन्होंने जो क्या ये है? ट्वीट किया ना, इसमें असल में ये गए होंगे पंजाब के शहर गुजरावाला। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने पेट्रोल पंप पर रोमानिया के जो सफ़ीर हैं उन्होंने उनको खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए जब उन्होंने एक मुकामी पेट्रोल पंप पर रोमानिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लहराते देखे। मतलब ये बहुत मतलब रेयर है कि ठीक है पाकिस्तान और बहुत सारे जगहों के झंडे लगे होते हैं, लेकिन रोमानिया का तो उनको ये देख के बहुत हैरत हुई कि, और रोमानिया के सफ़ीर ने इसका एक्स पर पोस्ट करते हुए इजहार भी किया अपने जज्बात का कि पंजाब के शहर गुजरावाला पहुंचकर एक मुकामी पेट्रोल पंप पर यूरोपियन यूनियन के झंडे लहराते देखना वाकई एक खुशगवार हैरत थी। अच्छा, सफ़ी ने मजीद ये कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, मुश्तरका तजुर्बात, बाहमी एहतराम और तरक्की और मौक़े के लिए तवील मुद्दती अज़म पर कायम है। ये ऐसा ही है कि आप अफ्रीका के किसी सही बात है जो है वो कंट्री में जाएं और वहाँ पर किसी पेट्रोल पंप के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हो, मैं तो अगर वहाँ पर होगा तो कम से कम उसके साथ पिक्चर लेकर पोस्ट जरूर करूंगा। तो सफ़ीर ने वही किया। वो भी हैरत ज़दा हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब ये बहरहाल पेट्रोल पंप का जो मालिक है या फिर वहाँ की जो हुकूमत है, ये उसको क्रेडिट जाता है। आउट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज अगर रोमानिया का झंडा वहाँ पर प्लेस्ड है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कोई बहुत नोन, जैसे ठीक है बाकी सब और कंट्रीज भी होती हैं, लेकिन ये है ना अपनी कंट्री को देखना बहुत खुशाइंद होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और गजा के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जानिब से गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास के अंदर शिरकत का फैसला कर लिया गया है, जबकि दफ्तर खारजा को शिरकत का दावतनामा भी अब बताया ये जा रहा है कि मौसूल हो चुका है। बिल्कुल, और जो इजलास है 19 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म इजलास में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और सिफारती ज़राए के मुताबिक जो इजलास है उसमें गजा की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दाम और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो शिरकत है उसको खित्ते के अंदर अमन के क़याम और इंसानी बहरान के हल के लिए सिफारती कोशिशों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर जानिब नज़र है और जाजिब नज़र भी हो चुका है। यूरोप समेत अमरीका के इत्तेहादियों ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। और ये जो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस होने जा रहा है गजा के लिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि शायद पीस जो है वो उसको आगे रखा जाएगा। देखना ये कि बोर्ड ऑफ पीस के बाद अब ये होता क्या है, क्योंकि पहले भी इसराइल के साथ एक मुआहदा किया गया। ऑक्युपाइड कश्मीर, इसराइल तो है नहीं वो, ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ, ऑक्युपाइड फ़लस्तीन के साथ, सॉरी टू से, लेकिन ऑक्युपाइड फ़लस्तीन ने जब मुआहदा किया उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की। तो अब ये बोर्ड ऑफ पीस में देखा जाएगा कि इसके बाद ये खिलाफ वर्जी होती है या नहीं होती है, फिर कुछ सुकून का सांस लेंगे। अभी नहीं ले सकते। कह दिया कि रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है गजा में, तो उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। ये नजर आना चाहिए। इसराइल जो है ना मुस्तकिल इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉप स्टोरी पर और बात करेंगे हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना 774वें उर्स की, जो कि 7 शरीफ में तीसरे रोज़ भी अकीदत और एहतराम के साथ जारी है। और मुल्क भर से जो वहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन आए, आप देख सकते हैं फुटेज में कितने सारे लोग एक ही तरह के कलर्स में वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मज़ार कलंदर पर हाज़िरी भी दे रहे हैं। और शहर की जितनी गलियाँ हैं वहाँ पर भी जश्न का समा रहा और झूले लाल और दमादम मस्त कलंदर के नारों से फिज़ा गूंज रही। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अफशीन बता रही हैं। और उर्स के मौके पर महकमा स्पोर्ट्स सिंध के ज़ेर एहतमाम सिंध के रिवायती सकाफती खेल जो मलाखड़े हैं उसके दिलचस्प मुकाबले भी मुनक़िद किए गए, जिनमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और ये हर साल जो उर्स होता है 3 रोज़ा उर्स, इसका आज तीसरा बड़ी तादाद में 7 शरीफ का रुख करते हैं और बहुत अकीदत और एहतराम से इस उर्स को। बल्कि मेरे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे थे कि अगर हमें भी छुट्टी मिल जाती तो वो भी जाने को प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारे जो असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं वो शादी की छुट्टियों पे थे। अच्छा, तो वो वहाँ मसरूफ थे। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ जाकर उनकी दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा ही है क्या? ये भी एक जो है वो बहुत बड़ी एक इसके ऊपर डिबेट है, लेकिन जो है वहाँ जाते हैं अक़ीदत एहतराम के साथ और फिर एक बहुत बड़ी जो है वो बुजुर्ग हस्ती हैं और अल्लाह के जो है वो मैं समझता हूँ बरगज़ीदा एक शख्सियत है। ये सब बिल्कुल जाना चाहिए। अपने दौर में इस तरह के रूहानी तजुर्बात किए और इस तरह से लोगों के लिए लोग फैज़याब होते रहे।
नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब चलते हैं। मौसम की और जरा अब कुछ सूरत हाल बात तो कर बताएं लेते हैं अफशीन, मौसम कैसा है? मुझे तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के आज गर्मी लग रही है हाँ, मैं यही देख रही मुझे हूँ लग रहा है कि आपके फेस पर। -20 के ऊपर चलाया जाए एसी को ना। हाँ, कुछ यहाँ पर असल में मौसम भी तो अचानक चेंज हुआ है ना, और अचानक मौसम ने सूरज से दोस्ती कर ली है। बिल्कुल कराची में तो मतलब सर्दी ऐसे गई है जैसे आई नहीं थी। जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो जाते हैं ना। मुल्क भर में जो है ना मौसम की सूरत हाल एक बार फिर तब्दील होने का इम्कान है। जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्क है। ये सब तो हम सुन सकते हैं। इस्लामाबाद के में ऐसा ज़रूर होने का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी हो सकता है। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, चमन, अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश मुतवक्क है। जबकि मस्तों, कला, तुरबत, चागी, गवादर, खारान में भी बारिश के इम्कान है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक योब और मुसाखेल में भी बारिश मुतवक्क है। चलें खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं वहाँ पर भी। और चित्राल की अगर बात करें, शांगला, सवात और कोहिस्तान और बुनेर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि पेशावर, बडग्राम, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर, मर्दान सवाबी, चारसद्दा, कोहाट, बन्नू, कुर्रम, बाजोड़, महमद और खैबर में भी बारिश एक्सपेक्टेड है। मतलब हर जगह बारिश ही हो रही है। जबकि सिंध के बाद जो है ना बारिश का आमद का, सिंध में भी बारिश है भाई। हाँ। ये बता दूं पूरे सिंध में बारिश हैरत है कि कराची में है। सिंध के साहिली इलाकों के चंद मुकामात पर बारिश होने का इम्कान बताया जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान की दोबारा बात करें तो वहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तो कराची में होगी। लेट्स सी। अब बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ सेगमेंट के हवाले से। और हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं टीबी यानी तपेदिक, एक जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया, उसकी वहाँ पर बैक्टीरिया हो जाता है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है जो ज़्यादातर फेफड़ों को मुतासर करती है। yes. और ये बीमारी हवा के ज़रिए फैलती है, यानी कि सांस जो खांसी है आप उसके ज़रिए से ये जर्म्स फैलते हैं। यानी जब मरीज़ खांसता है, छींकता है या बात करता है तो बैक्टीरिया जो है उसके होते हैं ना वो फिज़ा में आ जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई अपने मुंह पे हाथ रखें या फिर दूसरा अपने मुंह पे, क्योंकि ये टीबी भी हो सकती है। आम खांसी ज़रूरी नहीं है कि आम, और ये दूसरों को लग सकती है अगर ये छींके चले जाए तो। इसलिए आप लोगों को बहुत एहतियात रखनी चाहिए, और वो भी दोनों को एहतियात रखनी चाहिए। 2023 के अंदर जो आलमी इदारा सेहत है उसके मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन से ज़ायद लोग टीबी का शिकार हुए और 1 मिलियन से ज़ायद लोग इस बीमारी की वजह से हलाक भी हुए। बिल्कुल, बहुत कंटेजियस है और डेंजरस है। पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है जहाँ पर आलमी टीबी कैंसर का तकरीबन 6.3% हिस्सा मौजूद है। तो ये टीबी की कुछ किस्में हैं, आम अद्वियात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर जाती हैं जिससे इलाज मुश्किल भी हो जाता है। टीबी की अगर आपको उसका डायग्नोसिस करना है तो ये जदीद टेस्ट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मरीज़ को आमतौर पर 6 माह या इससे ज़्यादा दवाएं दी जाती हैं और मुनासिब इलाज ना होने से फिर ये बीमारी फैल भी सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है घर में, मतलब रिश्तेदारों के अंदर। तो ये टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा। और एक इदारा है वो पहले आपका शनाख्ती कार्ड लेता है, फिर आपकी पूरी रिपोर्ट्स लेता है और फिर आपको हर महीने ये दवाइयाँ जो है वो पहुँचाई जाती हैं। 6 महीने तक दवाइयाँ खानी होती हैं। अच्छा। अब इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन BCG बच्चों को दी जाती हैं और घर वालों की जांच जो है वो इसकी की जाती है। सेहतमंद खुराक और तर्ज ज़िंदगी अपनाना ज़रूरी होता है इसके लिए। 2030 की अगर बात कर ली जाए ना, आलमी इदारे सेहत टीबी के जो केसेस हैं और अमवात कम करने का हदफ रख चुका है, जबकि टीबी दुरुस्त देखभाल और इलाज के साथ जो है वो रखी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आई होप कि सब इस तकलीफ और बीमारी 2030 का इन्होंने टारगेट रखा है कि टीबी से पाक करना है इस पूरी दुनिया को। लेट्स सी। बहरहाल आज हम कहीं आपको लेकर नहीं जाएंगे टूरिज्म पैकेज के लिए। क्यों? आज हमने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया है। आज हम बात करेंगे बिरयानी पर। बिरयानी पसंद होगी आपको ऑब्वियसली। मुझे तो भूख लग गई। मुझे भी बहुत पसंद है और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मुझे आलू वाली बिरयानी पसंद है। हर किस्म की बिरयानी। और बिरयानी के ऊपर ज़रा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि ये इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। इसको मुझे तो लगता है कराची से हुआ, क्योंकि कराची में जितनी अच्छी बिरयानी बनती ना उतनी लाहौर और दीगर जगहों पे नहीं बनती। आपको बताएंगे कहाँ से हुआ। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी और ये भी पता लगेगा आपको ये बिरयानी किन लोगों का खाना हुआ करता था और कहाँ तक। भाई मैं तो कहती हूँ कि बिरयानी जो है ना, जब तक कि उसके सारे मसाले सही से ना बने ना, कुछ लोग पुलाव को बिरयानी भी कह देते हैं, तो ऐसा नहीं। खड़े चावलों की बिरयानी और जूसी बिरयानी जिसको खाने के बाद चटपटापन और जरा सी मिर्चें उसमें तीखापन और फिर उसके बाद जो है ना, अब देखें मुंह में आपके भी पानी आ रहा है, हमारे भी आ रहा है। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री।
बिरयानी जनूबी एशिया की क्लासिकी और शाहाना खानों में एक मुमताज मुकाम रखती है और उसे सिर्फ एक खाने की डिश नहीं बल्कि एक तहजीबी विरसे के तौर पर भी देखा जाता है। लफ्ज बिरयानी का माखज फारसी जबान है। ये लफ्ज बिरयान या बिरियां से निकला है, जिसका मतलब तला हुआ या भुना हुआ, जो इस डिश की तैयारी के इब्तिदाई मराहिल की अक्कासी करता है। इससे अंदाजा होता है कि इस डिश के बनाने का तरीका पुराना है और इस पर फारसी सकाफत का असर भी रहा है। तहकीक से मालूम होता है कि बरसगीर में मुगलों की आमद से पहले भी चावल और गोश्त के खाने मौजूद थे, जैसे पुलाव। जब मुगल हुक्मरान आए तो उन्होंने इन खानों को मजीद बेहतर बनाया। शाही बावर्चियों ने खुशबूदार मसाले, दही, जाफरान और खास तरीके से पकाने के अंदाज शामिल किए, जिससे बिरयानी एक अलग और खास डिश बन गई है। ये न सिर्फ जायके में लाजवाब बल्कि खुशबू, महारत और तारीखी अहमियत की भी हामिल है और पूरी दुनिया में ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अगर हम बात करें अरब ममालिक की तो वहाँ मंदी पसंद की जाती है, लेकिन बिरयानी की अपनी एक कहानी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि बिरयानी की तारीखी अहमियत क्या है। बिरयानी की तारीख सदियों पुरानी है और अहले इल्म इसके हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई कहता है कि ये ईरान से आई। इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर रिवायत ये है कि शाहजहां की महबूब बीवी मुमताज महल के जहन की तख्लीक थी, जो शाही बावर्चियों के बाहमी मुशावरत से वजूद में आई। रिवायत है कि 17वीं सदी में मुगल शहंशाह शाहजहां की मलिका मुमताज महल ने हिंदुस्तानी फौज की बैरकों का दौरा किया। वहाँ उन्हें फौजियों की जिस्मानी कमजोरी और ग़िज़ाई किल्लत का मुशाहिदा हुआ। इस सूरत हाल के पेश नजर उन्होंने शाही ताम खानों के माहिर तरीन बावर्चियों को हिदायत दी कि ऐसा खाना तैयार किया जाए जो न सिर्फ लजीज हो बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो, जिसमें गोश्त और चावल का मुतवाज़िन इम्तिजाज शामिल हो, ताकि फौजियों को तवानाई और प्रोटीन दोनों फराहम किए जा सकें। इसी शाही हिदायत के नतीजे में बिरयानी वजूद में आई, जो बाद में शाही दरबारों और अशराफिया की पसंदीदा डिश बन गई। मुगलिया सल्तनत के शाही दरबारों से वाबस्तगी ने बिरयानी को एक खास और मोअज़्ज़ज़ हैसियत दी। मुगल बादशाह ऐशो इशरत, नफीस ज़ौक़ और आला खानों के लिए मशहूर थे, इसलिए बिरयानी जल्द ही शाही ज़ियाफ़तों, खास तक़रीबात और अहम मौक़े की अलामत बन गई। और इस तरह लश्कर का पकवान बनने से लेकर शाही दस्तरखान की जीनत बनी और बाद में अवामी दस्तरखानों तक पहुंच गई। और इस तरह ये मुख्तलिफ जायकों और शक्लों में तब्दील होती गई और शहर की बुलंदियों तक पहुंच गई। और आज बिरयानी के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। 400 साल कदीम भारत का शहर हैदराबाद दक्कन अपनी हैदराबादी बिरयानी की वजह से खास पहचान रखता है। इसी तरह हैदराबादी, कलकत्ती, सिंधी और कराची स्टाइल बिरयानी पुलाव भी मशहूर है। हर एक जायके और मसाले में मखसूस खुसूसियात मौजूद हैं। बिरयानी की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मसाले, चावल और गोश्त की तय दर तय तरतीब इसे दुनिया के नफीस तरीन खानों में शामिल करती है। हर एक अज्जा की मिक़दार और तरतीब इंतहाई सोच समझ कर रखी जाती है, ताकि हर निवाला जायके और खुशबू का मुकम्मल इम्तिजाज पेश करे। आज बिरयानी न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया भर में शौक से खाई जाती है। ये डिश मुगलिया तहजीब, जायके की नफासत और तारीखी विरसे की जिंदा अलामत के तौर पर जानी जाती है। तो आप भी बताइए, आपको कौन सी बिरयानी ज्यादा पसंद है?